नमस्कार दोस्तों, यादों के संग में मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में जारी रखेंगे हम हिंदी फिल्मों का सफ़र और बात करेंगे 1930s के दशक की और इसमें बनी चंद फिल्मों की। दोस्तों, जब हम हिंदी फिल्मों के सफ़र की बात करते हैं तो इससे ना सिर्फ हमें कुछ खूबसूरत फिल्मों के बारे में पता चलता है, बल्कि हमें वो कड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं जिससे हमें वो लेजेंड्स जिन्हें आज हम जानते हैं, उनकी शुरुआत कैसे हुई थी ये पता चलता है। 1930s में जो एक मेजर बात हुई वो था फिल्मों में साउंड का अराइवल। फिल्मों में डायलॉग्स और गानों की शुरुआत हुई। साउंड के अराइवल से फिल्म मेकिंग टेक्निक्स पे काफ़ी असर हुआ, जैसे कि कैमरा मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता था और माइक्स जो थे वो सेट्स पर हाइड किए जाते थे ताकि साउंड को बेटर तरीके से कैप्चर किया जा सके। इसलिए 1930s के दशक को कई बार टॉकी रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं 1930s में बनी कुछ खूबसूरत फिल्मों की। भारत की पहली टॉकी है आलम आरा, जो कि 1931 में रिलीज़ हुई थी। इसे बनाया था अर्देशर ईरानी जी ने। ये एक हिस्टोरिकल फैंटेसी फिल्म है जिसमें कि एक राज्य की दो रानियों के बीच में आपसी दुश्मनी होती है और उस राज्य के राजकुमार को एक खानाबदोश लड़की आलम आरा से प्यार हो जाता है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे मास्टर विट्ठल, जुबैदा और पृथ्वीराज कपूर। ईरानी जी ने यह फिल्म काफ़ी सीक्रेटली बनाई क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि वो एक टॉकी बना रहे हैं। ये फिल्म बड़ी कामयाब रही। क्योंकि साउंड रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए सीन स्टेज किए गए थे ताकि माइक पिकअप ऑप्टिमल हो। ईरानी जी ने खुद इस फिल्म में साउंड रिकॉर्डिस्ट का भी काम किया। इस फिल्म ने वो टेक्निक्स डेवलप की जो कि भारतीय सिनेमा के साउंड इंजीनियरिंग का फाउंडेशन बनी। इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में कई सॉन्ग्स इंक्लूड किए गए थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और इसने हमें भारत का पहला फिल्मी सॉन्ग दिया जिसे वज़ीर मोहम्मद ख़ान ने गाया था। दे खुदा के नाम पे प्यारे ताकत है गर देने की। अब चूंकि साउंड बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता था कि शूटिंग के दौरान आवाज़ कम से कम हो। उस पर से जहाँ ये शूट किया जा रहा था वो स्टूडियो रेलवे ट्रैक के नज़दीक था, इसलिए फिल्मिंग रात में की जाती थी। पृथ्वीराज कपूर जी न सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर थे, बल्कि वो एक विजनरी भी थे। 1944 में उन्होंने पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, जिसमें कि कलाकार देश भर में घूमकर नाटक प्रस्तुत किया करते थे। आगे चल के 1978 में उनके बेटे शशि कपूर जी ने अपनी वाइफ जेनिफर केंडल के साथ मिलकर उनके सपने को साकार करने की ठानी और उन्होंने परमानेंट थिएटर स्पेस की स्थापना की। तब से लेकर आज तक पृथ्वी थिएटर कलाकारों और कला प्रेमियों के जीवन में एक अनमोल खजाने की तरह है। और कपूर फैमिली की लीनेज के बारे में तो हम सभी जानते हैं। उनका फिल्मों और कला में जो योगदान रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनके बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर जी ने हमें जाने कितनी ही खूबसूरत फिल्में दी हैं। पृथ्वीराज कपूर जी ने जिस सफ़र की शुरुआत की उसे उनके परिवार ने बखूबी आगे बढ़ाया है और आज भी वो अपने काम से हमारे दिलों में बसे हुए हैं। नाइनटीन 1934 में एक फिल्म आई अमृत मंथन, जिसका निर्देशन किया था वी शांताराम जी ने। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा बेस्ड फिल्म है जिसमें कि एक नेक राजा उन प्रथाओं को मिटाना चाहता है जो कि मानव बलि मांगती हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे चंद्रमोहन, नलिनी तारखड़ और शांता आप्टे। ये फिल्म हिंदी और मराठी भाषाओं में बनाई गई थी और ये हिट साबित हुई। इस फिल्म ने हमें कई नई चीज़ें दी, जैसे कि ये भारत की पहली सिल्वर जुबली फिल्म है। ये पहली हिंदी फिल्म है जिसमें गज़ल गाई गई थी। वो गज़ल है कमसिनी में दिल पे गम का, जिसे शांता आप्टे जी ने गाया था। इस फिल्म में पहली बार रिवॉल्विंग ट्रॉली शॉट इस्तेमाल किया गया था, जो कि हम फिल्म की शुरुआत में देख सकते हैं। नाइनटीन 1934 में देवकी बोस के निर्देशन में एक फिल्म आई सीता, जो कि देवी सीता की कहानी पर आधारित है, जिसमें उनकी यातनाओं और उनके समर्पण की कहानी बताई गई है। इस फिल्म के कलाकार थे दुर्गा खोटे और पृथ्वीराज कपूर। ये फिल्म सेकंड वेनिस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी और ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल अवार्ड था। नाइनटीन 1935 में एक फिल्म आई हंटर वाली, जिसका निर्देशन किया था होमी वाडिया जी ने। इस फिल्म की कहानी एक नकाबपोश प्रिंसेस की कहानी है जो कि अन्याय
और जुल्म के खिलाफ बगावत करती है। इस फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाई थी फियरलेस नादिया जी ने, जिन्हें इस फिल्म ने सुपरस्टार और मोस्ट पॉपुलर स्टंट एक्ट्रेस बना दिया। ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही। हालांकि उनकी हिंदी इतनी फ्लुएंट नहीं थी, फिर भी दर्शकों ने उनके रोल को खूब पसंद किया। 1943 में इस फिल्म की सीक्वल आई थी हंटर वाली की बेटी, जो कि भारत की पहली सीक्वल फिल्म है। 1936 में फ्रांस ऑस्टन के निर्देशन में एक फिल्म आई अछूत कन्या। ये एक लव स्टोरी है जिसमें कि एक ब्राह्मण लड़के को एक दलित लड़की से प्यार हो जाता है और उन्हें कास्ट सिस्टम से जूझना पड़ता है। इस फिल्म के साथ अक्षय कुमार जी का डेब्यू हुआ, जिन्हें कि हम सब प्यार से दादा मुनि कहते हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार जी के साथ थी देविका रानी और ये बड़ी हिट साबित हुई। यहाँ तक कि इसका एक गाना मैं बन की चिड़िया आज भी काफ़ी पॉपुलर है। ये फिल्म अपने समय के लिए एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी। इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था सरस्वती देवी जी ने, जो कि इंडिया की पहली फीमेल म्यूज़िक कंपोजर्स में से हैं। आगे चल के 1969 में जब दादा साहेब फाल्के अवार्ड की स्थापना हुई, जो कि इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है, तो पहला अवार्ड देविका रानी जी को मिला। नाइनटीन 1936 में पीसी बरुआ जी के निर्देशन में एक फिल्म आई देवदास, जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के फेमस नावल पर आधारित है। देवदास एक अमीर आदमी होता है जो कि सामाजिक बंधनों की वजह से अपने बचपन के प्यार पारों को पाने में असफल होता है और इस वजह से वह नशे और शराब में पूरी तरह डूब जाता है। इस फिल्म के प्रमुख कलाकार थे के.एल. सहगल, जमुना बरुआ और राजकुमारी। ये फिल्म एक बड़ी हिट रही। इस फिल्म की कहानी काफ़ी हटके थी। अगर आप देवदास को देखें तो उसमें कोई हीरो की क्वालिटी नहीं है, बल्कि उसमें वीकनेसेस हैं। इस फिल्म के बाकी किरदार जिस नॉर्मल लोगों जैसे ही हैं। उस समय तक फिल्मों में थिएटर स्टाइल एक्टिंग का चलन था, इसलिए बरौज जी चाहते थे कि इस फिल्म में एकदम नेचुरलिस्टिक एक्टिंग हो और इस बात पर उन्हें काफ़ी ध्यान दिया। अगर आप ये फिल्म देखें तो ये बात काफ़ी साफ दिखाई देती है। इस फिल्म ने सहगल जी को स्टार बना दिया। इसके दो गाने बलम आए बसो मोरे मन में और दुख के दिन अब बीतत नहीं काफ़ी पॉपुलर हुए। बरौज जी ने न सिर्फ एक खूबसूरत फिल्म बनाई, बल्कि इस फिल्म में दो लेजेंड्स को भी एस्टैब्लिश किया। पहले तो हैं बिमल रॉय, जो कि इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर थे, और दूसरे हैं केदार शर्मा, जो कि इस फिल्म के राइटर थे। बिमल रॉय यानी बिमल दा, जिन्होंने आगे जाके कई खूबसूरत फिल्में बनाई, जैसे कि 2 बीघा ज़मीन और मधुमती। 1955 में उन्होंने भी देवदास बनाई, जो कि आज तक पॉपुलर है। बिमल दा की लेगेसी में से हमें और भी हीरे मिले, जैसे कि ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार साहब। केदार शर्मा जी ने ना सिर्फ खूबसूरत फिल्में बनाई, बल्कि उन्होंने कुछ आइकन्स को भी इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि राज कपूर, मधुबाला, गीता बाली और भरत भूषण। नाइनटीन 1937 में नितिन भोसडी के निर्देशन में एक फिल्म आई प्रेसिडेंट, जो कि बड़ी माँ के नाम से भी जानी जाती है। इस फिल्म की कहानी में एक बिजनेस वुमन है जो कि अपनी फैक्ट्री को मॉडर्नाइज करना चाहती हैं, और इसमें वो अपने वर्कर्स के स्ट्रगल्स को देखती हैं, और इसी बीच उन्हें अपने ही एक एम्प्लॉय से प्यार हो जाता है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे के.एल. सहगल, कमलेश कुमारी, लीला देसाई और पृथ्वीराज कपूर। ये पहली भारतीय फिल्म है जिसमें कि एक लिबरेटेड और एजुकेटेड वुमेन को दिखाया गया था, जो कि अपना बिजनेस खुद मैनेज करती हैं। और इसी फिल्म ने हमें सहगल जी का वो आइकॉनिक गाना दिया, एक बंगला बने न्यारा। बोस जी एक प्रसिद्ध सिनेमाटोग्राफर और फिल्मकार तो थे ही, पर उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को भी इन्वेंट किया। पहले जो फिल्में बना करती थी उनमें गाने ऑन सेट रिकॉर्ड किए जाते थे। बोस जी ने 1935 में एक मूवी निर्देशित की धूप छाँव, जो कि पहली हिंदी मूवी है जिसमें कि प्लेबैक सिंगिंग का इस्तेमाल किया गया। नाइनटीन 1937 में वी शांताराम जी के निर्देशन में एक फिल्म आई दुनिया ना माने। इसमें एक युवा महिला की एक बूढ़े व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती शादी करा दी जाती है, जिसका वो विरोध करती है, और वो विरोध सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही होती, वो समाज को ये मैसेज देना चाहती है ताकि आगे जाके किसी युवा महिला के साथ ये बात ना हो। इस फिल्म के प्रमुख कलाकार थे शांता आप्टे और केशवराव दाते। ये एक बोल्ड फेमिनिस्ट फिल्म थी जो कि अपने समय से काफ़ी आगे थी। इसे दर्शकों ने खूब सराहा। इस फिल्म में एक इंग्लिश गाना भी है, अ साम ऑफ लाइफ, जिसे कि शांता आप्टे जी ने गाया है।
1937 में एक फिल्म आई किसान कन्या, जिसका निर्देशन किया था मोती किरवानी जी ने और इसके निर्माता थे हरदेश ईरानी जी। इसकी कहानी प्रसिद्ध लेखक मंटो जी के नावल पर आधारित है, जिसमें कि एक बेगुनाह किसान को एक लालची जमींदार के खून में फंसाया जाता है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे पद्मा देवी, जिल्लू, गुलाम मोहम्मद, निसार और गानी। ये भारत की पहली स्वदेशी कलर फिल्म है, यानी कि इसकी कलर प्रोसेसिंग भी भारत में ही की गई थी। ये आइडिया ईरानी जी का ही था। वही ईरानी जी जिन्होंने हमें पहली टॉकी दी, उन्होंने ही हमें पहली स्वदेशी कलर फिल्म भी दी। इससे पहले 1933 में वी शांताराम जी ने भी कलर फिल्म बनाई थी सैरंध्री, पर उसकी कलर प्रोसेसिंग जर्मनी में की गई थी। – 1938 में स्ट्रीट सिंगर नामक फिल्म आई, जिसका निर्देशन किया था फ़ानी मजुमदार जी ने। इस फिल्म की कहानी दो गरीब गवैयों की कहानी है, जो कि कलकत्ता जाके अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे के.एल. सहगल और कन्नन देवी, और ये बड़ी हिट रही। इस फिल्म में सहगल जी का एक प्रसिद्ध गाना है बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए, जो कि वाजिद अली शाह लिखित एक प्रसिद्ध ठुमरी है। इस गाने ने सहगल जी को एक इमॉर्टल सिंगर बना दिया। इस फिल्म के साथ एक और दिलचस्प बात जुड़ी है। इस सीन में जो एक्टर दिख रहे हैं, क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? अगर ये आपको जाने पहचाने लग रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, पर ये अमरीश पुरी जी नहीं हैं। ये हैं उनके बड़े भाई चमन पुरी जी, जिनके फीचर्स अमरीश पुरी जी से काफ़ी मिलते जुलते हैं। चमन पुरी जी ने अपने कज़िन सहगल जी के कहने पर इस मूवी में एक छोटा सा रोल किया, जो कि उनका डेब्यू था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, 1930s में बनी फिल्मों ने न सिर्फ हमें डायलॉग्स दिए, बल्कि इन्होंने गानों और म्यूज़िक को फिल्मों का एक अटूट हिस्सा बना दिया। इन्होंने वो टेक्निक्स, वो गाइडलाइंस रखी, जिससे सीखकर आगे के फिल्मकारों ने और भी बेहतर फिल्में बनाई। इन फिल्मों ने न सिर्फ हमें एंटरटेन किया, बल्कि इन्होंने उन सामाजिक मुद्दों को भी छुआ, जिससे कि समाज बेहतर बन सके। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जारी रखेंगे हिंदी फिल्मों के इस खूबसूरत सफ़र को। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।